सभी साथियों को नौशर का नमस्कार। और जैसा कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के नोट्स की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इन नोट्स का बिल्कुल भी इंतजार आपका खत्म करने जा रहा हूं, यानी कि अब आपको देर नहीं होगी और नोट्स आपको 100% मिल जाएंगे। यानी कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हम लोग देखते हैं तो आपको बताना चाहूँगा ये सब कार्बोनाइल कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। तो यानी कि अगर मैं इनमें एक हेडिंग और देना चाहूँ, ये जितने भी कंपाउंड हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या कहलाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड ये कहलाएंगे। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ये सभी कंपाउंड कार्बोनाइल कैटेगरी में चले जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे चले जाते हैं। अगर मैं कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रुप का जनरल फार्मूला की बात करूं तो इनका जनरल फार्मूला CnH2nO होता है। यानी कि जनरल अगर फार्मूला पे मैं डिस्कशन करता हूं तो जनरल फार्मूला है बहुत सिंपल, CnH2nO होता है। जैसे कि मान लो N की जगह पर मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ पर आप नोट कर पाओगे कि N बराबर अगर 2 लेता हूं तो यहाँ आएगा C2H4O आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फार्मूले में अब आपको परेशानी दिख रही होगी। कार्बोनाइल कंपाउंड और ऑक्सो ग्रुप का जो फार्मूला है वो ये कंपाउंड का फार्मूला है। यानी कहने का तात्पर्य आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं CH3 ले लेता हूँ तो अब हमारे पास हाइड्रोजन तो केवल एक ही बचा। अब यहाँ CH3 अगर आप ध्यान दो तो यहाँ CHO तो कितने, C2H4O हो गया। तो ये केवल एल्डिहाइड पर अप्लाई होता है, ये जनरल फार्मूला केवल एल्डिहाइड पर अप्लाई होगा। कीटोन पर, इसकी लंबी कार्बन चेन पर कीटोन पर अप्लाई हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरीके से डायरेक्ट फार्मूले में सोचे बोले सर ये तो आपने गलत पढ़ा दिया हमें, तो गलत नहीं है, ये एल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल है। और इसके बाद कीटोन तो होता ही नहीं, 2 से 3 से शुरू होगा। तो आप 3 रख करके देख लीजिए भाई, यहाँ तो ये हो गया, और n बराबर 3 रख करके देख लीजिए तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। C3 हो गया, H6 हो गया, O हो गया। तो इसको अगर आप ओपन करके लिखना चाहोगे तो ये आपका इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि कीटोन शुरू हुई वहीं से होता है। इसीलिए आपको इस फार्मूले में हो सकता है एक बार को दर्द हो कि बोले सर ये तो आप गलत पढ़ा रहे हैं। ना, गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो बिल्कुल सही रहा हूँ, लेकिन आपकी सोच को बदलना पड़ेगा कि हम एकदम एट्रेंडमली सोच लेते हैं, वो चीज यहाँ पर नहीं करनी। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप लगा होता है। अब यहाँ एक एक करके बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको याद करना पड़ेगा, कार्बोनाइल ये ग्रुप हमारे पास में कार्बोनाइल ग्रुप है। इस ग्रुप की अगर एक वैलेंसी में हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देता हूं और रिमेनिंग दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन में से कुछ भी लगा दूं, तो ये फिर अब 100% एल्डिहाइड ही हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो इसे बदल दे। तो यानी कि वो कंपाउंड जिनमें जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो और रिमेनिंग चाहे हाइड्रोजन से हो और या फिर किसी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ aldehydes are those organic compounds aldehydes are those organic compounds in which at least one valency of carbonyl group is satisfied with हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब अगर मैं हाइड्रोजन से सेटिस्फाई एटलीस्ट तो 1 करे ही दे रहा हूं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर दूसरी भी मैं हाइड्रोजन से ही कर दूं तो ये कंपाउंड बन जाता है HCHO, और इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ हमने लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं इसकी एक वैलेंसी तो अपनी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड रखता ही हूँ और दूसरी एल्काइल ग्रुप यानी CH3 से कर देता हूँ, तो ये कंपाउंड हो जाएगा आपका CH3
CHO जिसे आप लोग क्या बोलते हो, जिसे आप लोग एसिटल्डिहाइड का नाम देते हो, एसिटल्डिहाइड का नाम देते हो। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ लेता हूँ और आगे बढ़ करके नेक्स्ट ग्रुप भी आपको जानकारी में आपके डाले दे रहा हूँ। मतलब ये सब जानकारी अगर आपको रहेगी तो आप एकदम परफेक्ट अपनी नॉलेज को मेंटेन कर पाएंगे और पीजीटी और चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए बेस्ट नोट्स आपके कामयाब होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर H ले लेता हूँ और H के बाद यहाँ इस बार मैं C6H5 ले लेता हूँ तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड में चला गया और ये कहलाएगा आपका C6H5CHO कहलाएगा। और C6H5CHO को हम लोग प्यार से बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं भैया? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर CHO ग्रुप लगा दीजिए, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दीजिए तो फिर आपकी ये परफेक्टनेस ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगी। वो चाहे अब बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके नाम आपको ऑलरेडी पता है तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आगे अब बढ़ रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर कीटोन सीरीज में चलते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कीटोन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ketones are those organic compounds in which both the valencies of carbonyl group are satisfied with same or different alkyl और एराइल ग्रुप भी हो सकता है और एल्काइल भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब समझ लो भैया यहाँ पर क्या कंडीशन है वो समझते चले जाइए। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर CH3 लिया, एक तो कीटोन 3 से मिनिमम कार्बन नंबर 3 होना ही चाहिए, तो ये हो गया आपका एसीटोन। एसीटोन हो गया भैया एसीटोन। इसको प्यार से कुछ लोग प्रोपेनोन भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको कॉमनली ऐसे भी लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से अगर मान लो एक वैलेंसी C6 से H5 से और दूसरी CH3 से हुई तो ये बन गया आपका एसिटोफिनोन। क्या बन गया आपका? एसिटोफिनोन बन गया। और इसी तरीके से अगर दोनों वैलेंसी, इसको ऐसे भी लिखते हैं C6H5COCH3 ऐसे करके भी लिखा जाता है। और अगर दोनों वैलेंसी हमने सेटिस्फाइड कर दी इससे फिनाइल ग्रुप से तो फिर आप मान के चलिए ये बेंजोफिनोन हो गया। इस कंपाउंड को आप लोग बेंजोफिनोन का नाम दे सकते हो, बेंजोफिनोन बोल सकते हैं आप इसे प्यार से हम लोग C6H5CO C6H5 भी बोलते हैं। लिखने के तरीके कई हो सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन के ऊपर आप CO और C6H5 लगा सकते हो या रिंग भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप बेंजीन के ऊपर जो है वो COCH3 लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं बेंजीन बना देता हूँ, यहाँ पर मैं बेंजीन बना देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ ऊपर COCH3। तो ये लिखने के तरीके भी आपको मेरे हिसाब से जानकारी में रहना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पर मिथाइल लगा, कहीं प्रोपाइल, तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन बोल दीजिए, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले जो आएगा वही पहले बोला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ CH3, यहाँ पर मैंने CH2, यहाँ पर मैंने CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगाया और यहाँ पर CH3। तो ये ऊपर वाला प्रोपाइल है, ये मिथाइल है, तो इसका मतलब पहले मिथाइल LMNOP है ना, LMNOP, तो P बाद में आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर मिथाइल और उसके बाद आपका प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन इसको आप बोल सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन इसको बोला जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल ऐसे रट के रखिए, दिमाग में ऐसे बिठा करके रखिए जिससे कि आपको तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी 100% आप इस बात को ये कह पाए कि नहीं साहब मुझे बिल्कुल 100% याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान दीजिए, है ना, बहुत ही बेनिफिशियल होंगी आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल होंगी।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसी सीरीज में। अगर मैं इस समय मैं बात केवल एल्डिहाइड और कीटोन पे कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ अभी आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। अब हम लोग इन्हीं में आइसोमेरिज्म पर भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं। एक एक चीज़ आपको बताता चल रहा हूँ, इसलिए घबराइएगा बिल्कुल नहीं। तो हेडिंग बना लेते हैं आइसोमेरिज्म। अब ये कहो कि आइसोमेरिज्म किसकी बताऊंगा, तो आइसोमेरिज्म आपको मैं कीटोन और एल्डिहाइड की तो ही बताऊंगा मेरे भाइयों। तो यहाँ पर हेडिंग हमारा आ गया आइसोमेरिज्म किसकी, एल्डिहाइड कीटोन की। टॉपिक नहीं है आइसोमेरिज्म, नबी सोचो बोले यार अभी एल्डिहाइड कीटोन शुरू किया और आइसोमेरिज्म बीच में लाए, अजीब टीचर है यार। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ CH3 CH2 और यहाँ CHO, ये मैंने प्रोपेनल लिया है। अब इस प्रोपेनल को अगर चाहो तो आप इसका आइसोमर दूसरा कीटोन बना सकते हो, जिसको आप एसीटोन के नाम से जानते हो। ये मैंने यहाँ पर एसीटोन ले लिया। तो इस तरीके से आप इसका आइसोमर बना सकते हो। दूसरा चाहोगे तो फिर और भी पॉसिबल है। बोले सर क्या पॉसिबल है, चलो तो नंबर 1 तो इसका ये बन गया। अगर मैं कहूँ आपसे C3H6O के कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, तो बताना कि अनुज सर के एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर बताया जाता है कि एक तो ये संभव है, एक ये संभव हो गया, ठीक है, और भी संभव हो सकते हैं। इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए कितने आइसोमर संभव हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये दो हो ही गए जो बड़ा फेमस है। अब आऊँ 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 वाले करता हूँ, मतलब जो अजीब है। यहाँ पर O हो गया, तो यहाँ पर अब दूसरा एक यू वाले का मतलब है कि इस कैटेगरी के कंपाउंड भी संभव हो सकते हैं, तो एक ये बन गया। अब इसका नाम अगर आप पूछना चाहोगे तो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन बोलते हैं इसे। दूसरा अगर चाहोगे तो फिर ये भी बन सकता है, CH2 ले लिया, डबल बॉन्ड ले लिया, CH ले लिया, सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये भी बन सकता है। मतलब इसके टोटल कितने आइसोमर हो सकते हैं हम उस पर बात करना चाह रहे हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया CH3। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर टोटल आइसोमर C3H6O के कितने पॉसिबल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द आइसोमर C3H6O के अगर आप बताएंगे तो फिर जवाब आपका कितना आएगा, 1 2 3 4 5 आइसोमर्स टोटल पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको परेशान कर सकते हैं और आपको मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए 101%, ठीक है ना। तो एक तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को आप जरूर फोकस करिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बाकी तो आइसोमेरिज्म में आप जान ही रहे, मैं एक टिपिकल एग्जाम्पल लेकर के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप किस तरीके से ऐसे एग्जाम्पल को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, क्या बढ़ लेते हैं, देखो अब मान लीजिए जनरल तो कीटोन और भाई एल्डिहाइड के ही कैटेगरी में रहना तो कीटोन एल्डिहाइड में रहिएगा, लेकिन अगर आपको आगे पीछे हटने के लिए टोटल पूछा जाए तो फिर टोटल का जवाब अलग हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। अब हेडिंग हमारा होता है नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप का नेचर क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। चलिए बहुत प्रॉपर वे में नोट्स आपको दूंगा, प्रॉपर वे में स्टडी मटेरियल अनुज शर्मा के पास मिलेगा। यहाँ पर अगर जो बच्चे आए तो ये मान के चलिए कि उनको भरपूर मदद मिली है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिली हो, ठीक है। अब आप अगर लगता है आपको तो हमसे जुड़े रहना, तो कंटिन्यू रहिए हमसे और आपको बहुत सारी वीडियोस डिटेल आपको मिलती रहेंगी, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेचर क्या है। तो अब मैं यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप बना ही लेता हूँ और कार्बोनाइल ग्रुप में आपको बताना चाहूँगा ये कार्बन जो है वो पहली बात तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बात आप नोट कर लो, है ना। यहाँ पर क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है और ये भी सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा है, सिग्मा से ही हाइब्रिडेशन निकाली जाती है। एक तो ये जानकारी रखिए। दूसरी जानकारी ये रखिए कि कार्बोनाइल ग्रुप में अगर आप लोग चलते हो तो ये बॉन्ड जब इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि 100% हुआ नहीं है तो वैसे पोलर करेक्टर बोला जाता है। और आप चाहो तो एक बॉन्ड ट्रांसफर हो चुका है, वैसे मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हो ही गया है। तो इसका कार्बोनाइल
कंपाउंड बोला जाता है। तो अगर आप पार्शियल लगा करके दिखाते हो तो कुछ मत करो, डबल बॉन्ड बना रहने दो ऐसे करके, और अगर आप सिंगल दिखाते हो तो ऐसे दिखा सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर एंगल की बात करोगे तो एंगल आपका sp2 हाइब्रिडेशन में 120 डिग्री आता ही है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिया हुआ है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान दीजिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि ग्रुप उसमें कौन कौन सा चल रहा है। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। यहाँ पर सी लिया, यहाँ पर सी लिया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सी लिया, और यहाँ पर सी, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर आ गया आपका सिंगल बॉन्ड एच। अगर आप इसे जानना चाहते हैं कि इसमें कौन सा बॉन्ड है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर तो sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी लेकिन ये sp2 आएगी। तो अगर मैं आपको कलर्ड पेन से दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पर sp आ जाएगी और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। लेकिन यहीं पर अगर आप चलोगे तो इसमें केवल sp2 ही रहेगी भाई, यहाँ तो दूसरा कार्बन ही नहीं है, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ आपको और बता देता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फिर इसे चेंज कर लूँ, जैसे चेंज करने का मतलब है यहाँ पर CH2 ले लूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पर CH ले लूँ, और इस तरीके से यहाँ C डबल बॉन्ड O ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको sp2 सिंगल बॉन्ड sp2, मतलब दोनों पे ही sp2 इसलिए मैं वो लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आपका H ले लेता हूँ तो वही sp2 हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको दिक्कत परेशानी में डाल सकते हैं। तो यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ CH2 ले लिया, यहाँ C डबल बॉन्ड O ले लिया, और यहाँ पर आपका H ले लिया। तो यहाँ पर अब आपको देखना है इधर sp3 है और यहाँ पर sp2 है नीचे की तरफ। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। तो ये नेचर की कैटेगरी में पूछा जा सकता है। इसी तरीके के हम आगे क्वेश्चंस फिर कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो यहाँ हेडिंग बना देता हूँ मैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यहाँ मैंने हेडिंग बना दिया, ये प्रिपरेशन किसकी हो गई, एल्डिहाइड्स की हो गई और कीटोन्स की हो गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की ये वीडियो, तो फिर आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, एक एक लाइन देखेंगे। सबसे पहले नंबर वन, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फिर यहाँ से शुरुआत हमारी हो जाती है। तो अगर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स में रहिए तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी प्राइमरी एल्कोहल हैं इनको अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, अगर प्राइमरी एल्कोहल आपने लिया है और इसमें आपने पायरिडीन डाला है, यानी पीसीसी जिसे आप बोलते हैं, पीसीसी को आप जानते हैं, अगर पीसीसी का पूरा नाम अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए, और नहीं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं पता है तो बताइए, और नहीं मैं बताता हूँ आपका, ठीक है। अब आप पीसीसी का नाम जान लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट फार्मूला भी जान लीजिए, CrO3 और C5H5N का होल ट्वाइस ले लो या 2 पहले लगा लो, एक ही बात है। तो पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं, और ये यूज़ करो, या फिर जोन्स रिएजेंट को यूज़ कर सकते हो। जोन्स रिएजेंट CrO3 होता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड जिसे बोला जाता है। इनको जब यूज़ करते हैं तो केवल एल्डिहाइड ही प्राप्त होते हैं, वो भी 1 डिग्री से। तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मैं ले लेता हूँ RCH2OH, और यहाँ ले लेता हूँ मैं एक ऑक्सीजन, और इसका ऑक्सीडेशन कराने जा रहा हूँ। रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, या तो CrO3 पायरिडीन में डाल दो PY में, और जिसे आप लोग जो हैं जोन्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, जोन्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हो सैरेट कोलिन्स रिएजेंट भी बनता है। लेकिन अगर CrO3 केवल लिखा है तो फिर जोन्स है, और ये दोनों मिलके लिख गए तो फिर सैरेट बोला जाएगा, और आगे आपका कोलिन्स रिएजेंट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सैरेट कोलिन्स रिएजेंट। अगर ये दोनों चीज़ें पढ़ी हैं तो फिर आप एल्डिहाइड से आगे नहीं बढ़ेंगे, केवल RCHO पे जाकर के रिएक्शन रुक जाएगी। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आपने
अगर आपने यहाँ पर 2 डिग्री का अल्कोहल लिया और 2 डिग्री का अल्कोहल लिया, फिर चाहे आप जोन्स रिएजेंट डालें, चाहे आप पीसीसी डालें, आप ध्यान दीजिए, चाहे जोन्स रिएजेंट डालें, चाहे आप पीसीसी डालें, चाहे इसके अंदर आप K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में डालें, चाहे KMnO4 एसिडिक मीडियम में डालें, कुछ भी डालें, आपको यहाँ पर कीटोन ही मिलेगा, ये दूसरी चीज नहीं देता है। ये अपने में एक खास बात होती है। और जो लोग ये लिखते हैं कि कार्बोक्सिलिक वो अल्कोहल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दीजिए प्राथमिक प्राइमरी अल्कोहल की, तो और K2Cr2 7H2SO4 और तो फिर मान के चलो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वो एल्डिहाइड पर रिएक्शन जा करके नहीं रुकती। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है। अब R की जगह पे आप जो भी ग्रुप रखोगे वही कंपाउंड बन जाएगा, वही कंपाउंड बन जाएगा, है ना, वही कंपाउंड बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी में आपको बता देता हूँ, एक ओपिनॉर्स ऑक्सीडेशन भी अगर हम कराना चाहें तो वो भी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ अल्कोहल का ओपिनॉर्स ऑक्सीडेशन कैसे होता है। यहाँ पर मैं एक R एल्काइल ग्रुप अलग ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक एल्काइल ग्रुप अलग ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये कंपाउंड आपका लिख दिया। इस कंपाउंड की रिएक्शन आप करा दीजिए एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड से। अब टर्ट ब्यूटॉक्साइड का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर पहले क्या करूँ, CH3 का होल थ्राइज ही ले लूँ, अभी बना दे। CH3 का होल थ्राइज लिया, फिर CO लिया, और CO का के बाद इस पूरे का भी मुझे होल थ्राइज करना पड़ेगा, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, यानी कि अब ये हो गया आपका एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड हो गया, एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड हो गया। और इसको जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो एक्सचेंज हो जाता है, यानी R1 यहाँ हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और यह डबल बॉन्ड हो कीटोन बन जाएगा, और साथ में एक प्रोडक्ट निकलेगा, है ना, ये तो हो गया कीटोन, और साथ में निकलेगा CH3 CH, है ना, CH3 CH, और ऊपर OH लगाना, चाहे ब्रैकेट में लिख देना और आगे लिख देना CH3, ये कंपाउंड आपका मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। इस रिएक्शन को हम लोग ओपेनहाउस ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और मेरविन पेंड्रॉफ रिडक्शन का रिवर्स भी माना जाता है ना। फिर आपको बताया जा रहा हूँ, मेरविन पेंड्रॉफ बार्ले का रिडक्शन भी माना जाता है इस रिएक्शन को। तो एक तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हो गई, जो आपको ऑलरेडी पहले से जानकारी में थी। दूसरी रिएक्शन पर आ जाते हैं, नंबर 2 पे आ जाते हैं। सेकंड जो रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन में आ जाइए, बाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ लिख देता हूँ बाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, बाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। अब इस कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या करना है आपको, वो भी आपको बताया चल रहा हूँ। देखो, इसमें कुछ नहीं, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने RCH2OH लिया, इसको आपको गर्म कर देना है, कॉपर या Al2O3 की प्रेजेंस में। कॉपर ले लो या फिर Al2O3 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिए, तो फिर यहाँ पर आपका RCHO आ जाएगा और निकल जाएगी हाइड्रोजन। कौन सी निकल जाएगी, हाइड्रोजन निकल जाएगी। ठीक है, अब यही आप 2 डिग्री ले लीजिए, तो ये मैंने 2 डिग्री ले लिया, यहाँ पर CH ले लिया, यहाँ पर OH ले लिया। इसका भी सेम कंडीशन में कराऊंगा, तो फिर यहाँ पर कीटोन बन जाता है, और ये वाले दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और यहाँ मैंने H2 इस तरीके से लिख दिया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर आपको जानना है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, वो भी जान लीजिए, बाई कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो बाई, अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन बोल सकते हो। तीसरा पॉइंट है बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। चलिए, अब इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब अगर मान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और खूब पढ़ी जाती है और खूब पढ़ाई जाती है, दोनों बातें हैं, मतलब खूब आप लोग जानते हैं इसे। क्या रिएक्शन है देखिएगा। सबसे पहले मैं कैल्शियम फॉर्मेट ले लेता हूँ। ये कंपाउंड हमारे सामने है कैल्शियम फॉर्मेट, यहाँ HCOO और यहाँ पर C है, ये कैल्शियम फॉर्मेट है। इसको आप गर्म करेंगे, जैसे ही डिस्टिल करेंगे, मतलब तो यहाँ लिख देना डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, तो फिर यहाँ से टूट जाता है।
जब यहाँ से आपका कंपाउंड टूटेगा तो आपको नोटिस होना चाहिए, देखो SCHO बचा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अब अगर हम ये हमने लिया कैल्शियम फॉर्मेट लिया था, क्या लिया था? कैल्शियम फॉर्मेट। इसी तरीके से अगर हम लोग कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं तो ये हमारे सामने हो गया कैल्शियम एसीटेट। ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारे सामने कैल्शियम एसीटेट हो गया। कैल्शियम एसीटेट को अगर मैंने गर्म किया है तो फिर आप जान लीजिए कि ये बेचारा यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ से टूट जाएगा तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया यहाँ CH3, यहाँ पर आ गया आपका CO और यहाँ आ गया CH3 और साथ में क्या निकला? साथ में निकला कैल्शियम कार्बोनेट, बन गया ना एसीटोन। यानी अगर हम लोग कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो आपका एसीटोन मिलता है, और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो फिर फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। इस बात का ध्यान दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, बहुत ही अच्छी रिएक्शंस जिनको मेरे हिसाब से आपको ज़रूर पहचानना चाहिए, ज़रूर पहचानना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन कुछ भी करेंगी लेकिन ये ज़रूर बताएंगी कि आखिरकार आपको रिएक्शंस का तरीका क्या होना चाहिए, याद कैसे करनी चाहिए। ये सब बातें भी आपको यहीं से पता लगती रहेंगी, यहीं से पता लगती रहेंगी। अब इन दोनों को मिला दो। चलो, ये मैंने कैल्शियम एसीटेट ले लिया, ये मैंने लिया कैल्शियम एसीटेट। क्या लिया मैंने? कैल्शियम एसीटेट लिया, और साथ में ही मैंने ये लिया कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया, ये मैंने कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया। इस कैल्शियम एसीटेट और फॉर्मेट को जब हम ड्राई डिस्टिल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये यहाँ से तोड़ दीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ से तोड़िए, यहाँ से तोड़ लीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं, समझने का एक मेथड है। यहाँ से अलग कर दीजिए, तो फिर अब आपको जो दिखाई देगा प्रोडक्ट वो बचा हमारे पास, दो मॉलिक्यूल बचे, CH3 CHO के दो बचे और दो ही निकले कैल्शियम कार्बोनेट। चेक कर लीजिए, 2 Ca 2 CO3 2 Ca 2 CO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना। दोनों को हमने गर्म कर दिया। इसी तरीके से अगर मान लो आपका मन हो रहा है कि बेंजल्डिहाइड ले लो तो C6H5 बेंजल्डिहाइड का कैल्शियम सॉल्ट, बेंजोएट ले लो आप तो ये कैल्शियम बेंजोएट हो गया। तो ये कैल्शियम बेंजोएट को अगर आप केवल गर्म कर देते हो तो कैल्शियम बेंजोएट को केवल गर्म करने पर भी आपको यहीं से ब्रेकिंग करनी पड़ेगी और मिलेगा आपको बेंजोफिनोन। क्या मिलेगा आपको? बेंजोफिनोन प्राप्त होता है, और बेंजोफिनोन इस तरीके से लिखा भी जाता है। दोनों बातें बिल्कुल अप टू द मार्क रही है हमारे साथ। अब अगर मान लीजिए आपने ये बेंजल्डिहाइड ले लिया, यानी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, कैल्शियम बेंजोएट ले लिया, और कैल्शियम बेंजोएट को आपने करा दिया फॉर कैल्शियम फॉर्मेट से रिएक्शन। ये मैंने कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया है ना। बड़ा अजीब सी केमिस्ट्री होती है, क्योंकि केमिस्ट्री का सबसे खास बात होती है कि जरा में ही रिएक्शन से इधर हो जाती हैं। अब आप यहाँ से निकाल दीजिए इस कंपाउंड को, दो मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के निकालिए, आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा C6H5, ये बेंजोफिनोन बना दिया, और यहाँ पर C6H5 CHO के दो मॉलिक्यूल और साथ में निकला कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। धांसू रिएक्शन एकदम से बढ़िया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी ये, यानी कि अभी तक हम जो रिएक्शन, ये केवल अकेली रिएक्शन चल रही थी, देखो धुआंधार एकदम बाय ड्राई डिस्टिलेशन वाली, ये मतलब पूरी आपको याद रहनी चाहिए। बहुत ही सुंदर रिएक्शंस हैं ये, रहनी चाहिए। और चौथी रिएक्शन अगर मैं आपको बताता हूँ तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ लिख देता हूँ बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, यानी एल्काइन का हम लोग हाइड्रेशन कर लेते हैं। और एल्काइन के हाइड्रेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अगर मैं सिंपल सा कहूँ आपसे कि मैंने ये लिया CH, ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, तो ये तो एसिटाइलिन होता ही है, और जब इसमें वाटर डालेंगे तो वाटर डालने के बाद यहाँ एरो पे लिखेंगे HgSO4 लिख देता हूँ, और साथ में लिख देता हूँ H2SO4। ये डाइल्यूट होता है, ये डाइल्यूट होता है और लगभग 1 से 2% तक रहता है। तो यहाँ 1 से 2% मैं लिखे दे रहा हूँ, वो आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कंपाउंड बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इस तरीके से बन गया यहाँ पर।
और यहाँ अगर आप इसे जो है सिंपल सी बात है टाटोमेराइज करा दें, ठीक है, टाटोमेराइज करा दें तो ये H ऊपर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से CH3CH एसिटल्डिहाइड मिल जाता है। या एरो पे टाटोमेराइजेशन लिख देना, टाटो लिखे दे रहा हूँ, तो ये आपका बन गया एसिटल डिहाइड मिलता है। और अगर यहीं पर मैं इस तरीके का प्रोपाइन ले लेता हूँ, तो प्रोपाइन की खास बात ये होती है कि प्रोपाइन में भी अगर सिंपल मैं वाटर डालता हूँ और यही HgSO4 H2SO4 डालता हूँ तो CH3 डायरेक्ट अब यहाँ पर लिखूंगा। पैसे तो आपको बताऊं कि एक यहाँ पर CH2 आएगा, भाई यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका OH जुड़ेगा, फिर अरेंज होगा। मतलब जैसे आप प्रॉपर वे में जानना चाहते हो तो फिर ये कंडीशन ये पॉसिबल है। अब इस ये इनोलिक फॉर्म है, इनोलिक फॉर्म है, अब इसे कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपका CH3COCH3, तो ये आपका एसीटोन बन जाता है। तो यहाँ पर मैं एसीटोन लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिए उनसे भी बनाई जा सकती है ना, जेम डाइहैलाइड से भी बना सकते हो, जिससे चाहो उससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जरूरत है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फ्रॉम जेम डाइहैलाइड लिखे दे रहा हूँ, फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। अगर जेम डाइहैलाइड को उठाते हैं तो जेमिनल क्या होते हैं डाइहैलाइड आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने CH3CH और ये Cl आपने लिख दिया, अगर इन दोनों को BaOH के होल ट्वाइस से रिएक्शन करा दो, या फिर NaOH के 2 मॉलिक्यूल से भी करा सकते थे, या KOH से भी करा सकते, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, जो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। इसको जैसे ही आप हीट करोगे तो यहाँ से एक बूंद जिंदगी की ये टपक जाएगी, और अगर ये एक बूंद जिंदगी की टपक गई तो फिर सटक गई यहाँ पर CH3CH, बन गया ना एसिटल्डिहाइड। इस तरीके से आप ये भी बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट मेथड हो जाता है 6 वाला, आ जाइए, फ्रॉम फ्रॉम रिडक्शन ऑफ, या कैटालिटिक डिकम्पोजिशन भी कर सकते हो, है ना। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट लिख सकता हूँ, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे आपको बताता हूँ। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंगनस ऑक्साइड, मैंगनीज या मैंगनस ऑक्साइड के साथ गर्म करना पड़ेगा। यानी सपोज कर लेते हैं 2 मॉलिक्यूल मैंने फॉर्मिक एसिड के लिए, और इनको मैंने MnO और गर्म किया 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो फिर आप जान लीजिए यहाँ पर एक HCHO बनेगा, साथ में यहाँ पर वाटर बनेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस कर लीजिएगा इस तरीके से। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल 2 ले लिए, तो 2CH3COOH आपने लिया है। सेम कंडीशन में आप गर्म कर रहे हैं, तो फिर आपके सामने एक बनना चाहिए CH3COCH3, और साथ में निकलना चाहिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से ही बना सकते हो आप, है ना। दोनों अलग अलग ले लो तो फिर आपको अलग अलग कंपाउंड का प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसी तरीके से आप बना सकते हो। तीसरा आप आ जाइए, 7th प्रोसेस जो है वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 7th फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन में ओजोनोलिसिस होती है, उसी के द्वारा हम लोग बना सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे कि C डबल बॉन्ड C लिया मैंने, इस तरीके से ये लिया, ये लिया। अब इसको मैंने क्या काम किया, एल्कीन को जब मैंने यूज़ किया तो एल्कीन का सबसे पहले मैं ऑक्सीजन ओजोन जोड़ूंगा, O3 जोड़ूंगा, यहाँ पर C लिया, यहाँ पर O लिया, यहाँ C लिया, यहाँ O लिया, यहाँ पर इस तरीके से O लिया, यहाँ O लिया, इस तरीके से प्रोडक्ट बना दिया। अब इसको क्या करना है, इसको आप जिंक और वाटर की प्रेजेंस में आप इसे जो है हीट करिए। तो जैसे ही इसे जिंक वाटर डालोगे, खट से एक हिस्सा उड़ा देना, ये हिस्सा इधर से उड़ा देना, और ये H2O के साथ में पानी जाने देना। तो यहाँ पर -H2O कर देना। जो प्रोडक्ट है वो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो 2 मिल जाएंगे, और अगर दोनों सेम है तो मर्ज कर देना, और नहीं सेम है तो फिर कोई बात नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग बनाइएगा। इसके बाद एक प्रोसेस है जिसका नाम है बेकर प्रोसेस। बेकर प्रोसेस से आप कीटोन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड मैं बता दे रहा हूँ आपको, 8th वाला बेकर प्रोसेस बता दे रहा हूँ। बेकर्स प्रोसेस बता देता हूँ, बेकर्स
प्रोसेस नोट करे रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये वाली जो मैं इस समय करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद बेकर्स प्रोसेस में करना क्या होता है, आप इसी एल्कीन का है ना बेकर्स प्रोसेस, हालांकि अलग पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल एल्कीन के अंदर ही आता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेना पड़ेगा, और साथ में मुझे PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड और वाटर डालना पड़ेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ली जाती है, CuCl2 ली जाती है। इसके साथ जब गर्म करेंगे तो जान लीजिए CH3 CHO प्लस PD और साथ में निकला 2HCl, ठीक है। तो ये जान लो फिर आप, इसका मतलब प्रोडक्ट हुआ CH3। अब आप जानिए, देखिए ध्यान से, मतलब ये CH3 नाम तो मैंने लिख ही दी, प्रोडक्ट तो लिख ही दिया, अब इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ, एसीटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसीटल्डिहाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यही प्रोपाइन लीजिए तो एसीटोन बन जाएगा। चलो प्रोपाइन से भी करके दिखा देता हूँ। CH3 लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड CH लीजिए, साथ में अपना वही PdCl2 डालिए, वाटर डालिए, और इसमें ऊपर एरो पे जो पड़ा वही डालिए। लेकिन अब यहाँ पर एसीटोन बन जाता है। कैसीटोन बन जाता है, एसीटोन, और साथ में आपका पैलेडियम और 2 बूंद HCl मिलेगा। ये कर सकते हो। और तीसरी रिएक्शन जो फेमस है, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट है, 9th मेथड है, फ्रॉम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे पढ़ सकते हैं आप, वो देखो, ये मैंने RMgX लिया। अगर RMgX की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से मैं कराता हूँ तो ये R जाएगा, यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो पहले मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NMgX मिल जाएगा। इस NMgX में जब हम पानी डालेंगे, इनको हाइड्रोलाइज कराएंगे, तो आप ध्यान दो कि यहीं से तोड़ना पड़ेगा आपको इस तरीके से, यहाँ पर H के 3, यहाँ पर OH और यहाँ पर O, तो ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा RCHO प्लस अमोनिया मिलेगा, और प्लस मिलेगा MgOH और यहाँ पर X, MgOH यानी कि बल्क एल्डिहाइड। और अगर आप यही हाइड्रोजन साइनाइड की जगह पर अगर मिथाइल साइनाइड ले लेते हो तो भी फिर प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, RMgX ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए रिएक्शन में, ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है इस समय। ये CH3 लिया, ये आपने C ट्रिपल बॉन्ड N लिया और इस पर वही अटैक कराया, तो ये R यहाँ पर अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ पर कूद के जाएगा और प्रोडक्ट आपके सामने CH3 हो गया। यहाँ पर R लगा लो, चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं, NMgX बन जाएगा। अब इसको आप फिर वही पानी से नहलवाइए, मतलब हाइड्रोलाइज कराइए। जैसे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कराओगे तो प्रोडक्ट वही यहीं से तोड़ करके बन जाएगा, यहीं से तोड़ करके बन जाएगा। यहाँ पर H3, यहाँ पर OH और यहाँ पर O, तो यहाँ पर बनेगा आपका CH3, यहाँ पर आपका R और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा आपका अमोनिया, और यहाँ पर आ जाएगा Mg, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आएगा X। तो ये हो गया आपका कीटोन, यहाँ पर कीटोन बन जाता है। और यही अगर मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, एस्टर ले लेता हूँ, चलो भाई दिखाता हूँ। ये मैंने लिया RMgX ले लिया, और RMgX की रिएक्शन मैंने इथाइल फॉर्मेट से करा देता हूँ। ये कंपाउंड हमारे सामने O, C2H5 डबल बॉन्ड O, ये इथाइल फॉर्मेट है, और इस पे जब रिएक्शन कराओगे तो ये R यहाँ पर अटैक करेगा, बॉन्ड आगे कूद के जाएगा और यहीं पर MgX जुड़ेगा, तो मतलब ये हो गया R। ऊपर में इस बार वही आपका OC2H5 जो आपका दिखाई दे रहा है, OC2H5 जो दिखाई है वो एज इट इज जोड़ देता हूँ, उसको हिलाऊंगा नहीं। नीचे H जोड़ लेता हूँ और आगे OMgX जोड़ लेता हूँ, ठीक है। इसको हाइड्रोलाइज जब मैं कराऊंगा, H2O से हाइड्रोलाइज कराता हूँ, तो फिर आप ध्यान दो कि ये आपने पढ़ा है कि यहाँ से क्या बनेगा, इस तरीके से यहाँ से रिएक्शन हो जाएगी। अब आप नोटिस करिए, यहीं से तोड़ दीजिएगा इसे। कहाँ से तोड़ेंगे आप, इसका मतलब ये है कि एक तो वाटर यहाँ से तोड़ो, यानी H है ना, HOH
फिर यहाँ पर वही HOH, तो 2 OH लगेंगे। तो सिंपल सी बात है कि एक तो C2H5OH निकालो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करना है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसे। देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो R लिया, फिर यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर आपका OH आ गया और यहाँ पर आपका H आ गया, एक काम। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस समय चल रही, ध्यान दीजिए। अब ये स्टेबल तो कंपाउंड है नहीं, साथ में क्या निकला वो मैं आपको दिखा दूँ, C2H5OH निकला और साथ में निकला MgOH और X निकला। लेकिन ये स्टेबल नहीं तो फिर दोबारा टूटेगा, क्योंकि यहाँ से वाटर हटाना है। तो जैसे ये हीट होगा तुरंत मतलब फाइनल प्रोडक्ट RCHO मिलेगा और साथ में आपका वाटर निकलेगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपने ये नहीं लिया, अब सपोज कर लो कि आपने ये वाला जो एस्टर है यहाँ H की जगह R ले लिया, तो फिर कीटोन प्राप्त हो जाता। क्या मिल जाता? कीटोन। तो ये बहुत ही थोड़ी सी अजीब सी रिएक्शन आपको परेशान कर सकती है। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कीटोन ही माना जाता है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सी रिएक्शन मानी जाती है, इसका फाइनल प्रोडक्ट आपको कीटोन ही दिखाना पड़ता है। कैसे दिखाएंगे वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने RMgX लिया, ये मैंने RMgX लिया और ये इस बार मैंने CH3 ले लिया। यहाँ पर O C2H5 ले लो चाहे CH3 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से प्रोडक्ट लीजिए आप। इसकी रिएक्शन जब कराओगे तो R यहाँ अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ आ जाइए CH3, यहाँ आ जाइए आप R लगा लीजिए, या ऊपर जैसा था वैसा ही C2H5 और यहाँ पर आपका OMgX लग जाएगा। इस OMgX को फिर आप हाइड्रोलाइज करा दीजिए और जब हाइड्रोलाइज कराएंगे तो फिर आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। फिर वही कंडीशन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका CH3 हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर OC2H5 हो गया, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर आपका हाइड्रोलाइज करा देता हूँ, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर Mg और आपका OHX हो गया, OHX हो गया और यहाँ पर भी ऊपर जो है वो आपका OH आ जाएगा, उसे मैं हटाए दे रहा हूँ। यहाँ पर OH आ गया और फिर आपका निकल गया C2H5OH। लेकिन ये आपको पता है अनस्टेबल है, इसको तुरंत जैसे ही ये हीट होता है वाटर निकल जाता है और बन जाता है आपका CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R। ये एक बूंद पानी की यहाँ से उड़ा दो तो कीटोन आपको दिखने लगेगा। तो इस तरीके की कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन आप कभी कभी इन्हीं में गलती करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं आपको लगातार ऐसी रिएक्शन से वाकिफ कराता चल रहा हूँ। और ये प्रॉपर वे में आपको PDF भी लगी मिलेगी जब चैप्टर ओवर हो जाएगा। ये तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर हम एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी जिसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, तो नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम ये 10वीं रिएक्शन होगी फ्रॉम रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, फ्रॉम रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। अब रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन क्या कहती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दो। इसमें हमेशा एसिड क्लोराइड लिए जाते हैं और एसिड क्लोराइड को जब हाइड्रोजन के साथ में कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं वो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट होता है। बॉइलिंग ज़ाइलिन भी यूज़ कर सकते हैं, पैराडीन भी। इसका ड्रॉबैक भी आपको बताता चल रहा हूँ, इससे केवल एल्डिहाइड ही बनते हैं, इस रिएक्शन से कीटोन नहीं बनाए जा सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। 11वीं रिएक्शन, इसमें R की जगह जो भी लेना चाहोगे बन जाएगा। फ्रॉम स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, फ्रॉम स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, तो इसमें चलिए इसमें आगे बढ़ लेते हैं। स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन की जानकारी भी आपको दिए दे रहा हूँ। क्या है स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन? यहाँ पर हम लोग RCN लेते हैं, RCN ले लेते हैं, साथ में 2 नेसेंट हाइड्रोजन ले लेते हैं और इनको हम लोग SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता है RCH डबल बॉन्ड NH बन जाता है। इसको हम लोग अगर हाइड्रोजन के साथ में ट्रीटमेंट देते हैं तो यहाँ आ जाएगा RCHO और साथ में मतलब इसको हाइड्रोलाइज कराओ, हाइड्रोजन के साथ में नहीं, हाइड्रोलाइज कराइए इसको। और जैसे ही आप हाइड्रोलाइज कराएंगे एसिडिक मीडियम में तो ये साथ में एक अमोनिया मिलेगा और मिलेगा एल्डिहाइड। इस तरीके की रिएक्शन हो सकती है और अगर आप ऐसे और कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो बन भी जाएंगे। इसके बाद रिएक्शन कंटिन्यूएशन में एरोमेटिक की भी चल रही थी, तो उसी में कुछ रिएक्शंस हैं। नंबर 12 फ्रॉम गेटरमैन
फ्रॉम गेटरमैन्स कोच रिएक्शन, फ्रॉम गेटरमैन्स कोच रिएक्शन। अगर हम लोग गेटरमैन्स कोच रिएक्शन पर चल लेते हैं तो गेटरमैन कोच क्या कहती है वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये मैंने बेंजीन लिया, इस तरीके से ये बेंजीन लिया। इस बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से कराता हूँ और साथ में मैं HCl लेता हूँ, एरो पर एनहाइड्रस AlCl3 लिखा जाता है, तो फिर बन जाता है आपके सामने ये प्रोडक्ट, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। देखो ये CHO जुड़ जाएगा, यहाँ से एक H और यहाँ से Cl, एक HCl निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर पूरा जानना चाहते हैं तो इसकी मैकेनिज्म भी मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा धैर्य आप रखिएगा। यहाँ पर पहले फॉर्माइल क्लोराइड बनता है और फॉर्माइल क्लोराइड ही अटैक करता है, Cl AlCl3 के साथ जाएगा और फॉर्माइल इलेक्ट्रोफाइल बना करके अटैक कर लेता है। चलिए 13 नंबर पर आ जाते हैं। 13 है फ्रॉम गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम गेटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या कहती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें। देखिए सबसे पहले गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या होगा, ये हम लोग इस तरीके से बेंजीन लेंगे और बेंजीन की रिएक्शन हम HCN से कराएंगे और साथ में लगाएंगे इसमें इस बार HCl शुष्क, यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 तो हमें लेना ही पड़ेगा। एनहाइड्रस का जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहले बनता है बेंजल्डिमीन बनता है, यानी कि CH डबल बॉन्ड NH, यानी कि ये वाला CH डबल बॉन्ड NH जुड़ेगा और साथ में निकलेगा HCl, लेकिन ये तुरंत नहलवाया जाएगा। और जैसे ही इसको नहलवाओगे तो आप जान रहे हो नहलवाया कैसे जाता है, यहाँ से तोड़ दीजिए O इधर और H2 इधर, तो आपको साफ दिखाई देगा कि नहाने के बाद इसके दिल में उजाला हो जाता है और ये बेंजल्डिहाइड जैसा प्रोडक्ट बना देता है। तो यहाँ पर मैंने NH3 लिख दिया, समझ में आया कुछ आपको? नहीं। तो ये मेथड्स थे बनाने के, क्या बनाने के, एल्डिहाइड और कीटोन। तो अब हमारी बात होगी इनकी प्रॉपर्टीज की, तो हेडिंग बना के छोड़ता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यहाँ लिख देता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसी में केमिकल भी चलेंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये फिर अगली वीडियोस में, ये वॉल्यूम 1 आपके सामने आ चुका है, जब तक इतना पढ़िए आगे भी आपको ये सब मैटर प्रोवाइड होता रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।